आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज दोस्तों हम यहां पर एक और महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। और मैं आशा करता हूं दोस्तों इससे पहले के जितने भी वीडियो है उनको आपने अवश्य ही देखा होगा। यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित चैप्टर नंबर 65 हम पढ़ेंगे, यानी विश्व के भूगोल से संबंधित इससे पहले 64 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों इससे पहले के जो 64 वीडियो है वो आपने अवश्य ही देख लिए होंगे। यहाँ पर दोस्तों आज हम 65वां जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों जल परिवहन के बारे में। क्योंकि दोस्तों जल परिवहन से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक ही टारगेट है, आपको किसी भी प्रकार से एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करना ही सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है 65, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जल परिवहन को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से बने कि जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये दोस्तों दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक नंबर पे रहेगा दोस्तों समुद्री जल मार्ग और 2 नंबर पर रहेगा दोस्तों आपका आंतरिक जल मार्ग। यानी ये दो प्रकार के जो जल मार्ग है इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे समुद्री मार्ग के बारे में। तो समुद्री मार्ग में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे समुद्री मार्ग के लाभ, उसके बाद में प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में देखेंगे, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अतमसा अंतरी समुद्री मार्ग है, इसके बारे में देखेंगे। उत्तरी प्रशांत समुद्री महासागर समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लेंगे दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में। ये तो है दोस्तों समुद्री मार्ग। उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं आंतरिक जल मार्ग कौन कौन से। प्रमुख वाणिज्यिक जो आंतरिक जल मार्ग है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका डेन्यूब जल मार्ग है, राइन जल मार्ग है, उसके बाद में वोल्गा जल मार्ग, उसके बाद में आएगा दोस्तों ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जल मार्ग, उसके बाद में आएगा दोस्तों मिसिसिपी जल मार्ग। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यानी दोस्तों इन जितने भी महत्वपूर्ण जल मार्ग है इससे संबंधित आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की और इनके नोट्स वगैरह बनाते गए तो दोस्तों ये जितने भी आंतरिक जल मार्ग है या फिर दोस्तों ये जो समुद्री जल मार्ग है इससे संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं जल परिवहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यानी दोस्तों जल परिवहन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों सब डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम की दृष्टि से अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जल परिवहन के बारे में। क्योंकि दोस्तों जल परिवहन है वो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जिस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोस्तों अलग अलग जो महाद्वीप है, इस महाद्वीपों में दोस्तों आपको पता होना चाहिए बीच में जो ये सागर है इसको पार करने के लिए दोस्तों जल मार्ग या जल परिवहन ही महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों आप अगर वायु जो परिवहन है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो है ये काफ़ी सस्ता भी है और ये ठीक रहता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पुराने समय में जल परिवहन के लिए जल मार्गों का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादा दूरी तथा ज़्यादा भार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन था। उसके बाद में दोस्तों ये है कि जल परिवहन के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोस्तों इसमें जल मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता। अब दोस्तों आप बताइए मुझे कि आप कहीं भी देखेंगे तो रोड बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है दोस्तों। रेल अगर चलानी है तो उसके लिए पटरी
का जो काम होता है उसमें दोस्तों आपको पता है कितने समय तक और कितनी मेहनत करने के बाद में दोस्तों पटरी बन सकती है, और उस पटरी को बनाने के बाद में भी दोस्तों इसका मेंटेनेंस करने के लिए भी कितना समय और कितने जवान, मतलब खर्च इस तरह से इसमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जल मार्ग के लिए यहाँ पर कोई भी आपको इस पानी पे सड़क नहीं बनानी है, न कोई पटरी बनानी है, कुछ नहीं बनाना है दोस्तों। प्रकृति की देन है, जो पानी भरा हुआ है इसी पर अपनी जहाज बनाकर चलते बनो। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए बताया गया है कि इसमें जल मार्ग का निर्माण यानी सड़क वगैरह नहीं बनानी पड़ती है, इसलिए दोस्तों ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ साधन माना जाता है जल परिवहन को। अब दोस्तों क्योंकि महासागर एक दूसरे से मिले हुए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब आप एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आपको एशिया महाद्वीप से अमेरिका में जाना है, तो यहाँ तक दोस्तों आप स्थल में जाते जाते लास्ट में जब पानी आएगा तो दोस्तों यहाँ पर तो आप न तो ट्रेन चला पाएंगे, न सड़क द्वारा या बस के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रहेगा जल परिवहन। अब दोस्तों चाहे जल परिवहन आप जैसे मान लीजिए अमेरिका से आपको भारत में आना है तो आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से जो ये वाला रास्ता है इसके माध्यम से भी आ सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका से आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। यानी दोस्तों इस रास्ते से ये जो वर्ल्ड के चारों तरफ दोस्तों आपको पता होना चाहिए लगभग कितना प्रतिशत पानी है, 70 से 71% पानी इस पृथ्वी पर है, और 71% पानी है तो दोस्तों आपको पता है कि जितने भी महाद्वीप है वो तो पानी के अंदर है ना, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाहे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो दोस्तों जल मार्ग से आप जा सकते हैं। मतलब इस तरह से जल मार्ग सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और किफायती माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है कि इसमें सभी आकार के जहाज, नाव चलाए जा सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में कहीं कहीं सिंगल वे यानी सिंगल रोड होती है, जहाँ पर दोस्तों अगर एक 4 व्हीलर जो छोटी गाड़ी चल रही है तो उसके पास से अगर साइकिल गुजारनी हो तब भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये तो सागर इतना बड़ा है कि इसमें आप 2, 4, 5, 10 जितनी मर्जी है उतनी जो दोस्तों आप बोट एक साथ इसमें चला सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और नए जैसे रोड टूट जाती है, पटरी कभी कभी उखड़ जाती है, तो उस तरह की भी कोई घटना इसमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आपने देख लिया सभी आकार के नाव भी इसमें चलाए जा सकते हैं। बस दोस्तों ज़रूरत इस बात की होती है कि दोनों छोर यानी दोस्तों किनारों पर केवल पतन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यानी दोस्तों किनारे पर इसको रोकने के लिए जो पतन होता है या फिर जो पोर्ट होता है वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी दोस्तों सब काम हो जाता है। अब दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात ये है, अब कौन सी अच्छी बात है वो भी देख लेते हैं, कि ये अन्य से बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब दोस्तों एक नंबर पे सबसे पहले दोस्तों जो सस्ता है, एक नंबर पे सबसे सस्ता आपका पड़ेगा परिवहन, और सबसे लास्ट और जो सबसे महंगा है वो दोस्तों आपको पड़ेगा वायु परिवहन। ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद में क्योंकि दोस्तों जल में जमीन के मुकाबले घर्षण बहुत ही कम होता है, इससे ऊर्जा लागत है वो बहुत ही कम आती है। ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ। आपने दोस्तों अगर कभी पानी वगैरह का जो होद होता है उससे पानी निकाला होगा बाल्टी से, तो जब दोस्तों बाल्टी भरी हुई रहती है वो पानी के अंदर अंदर जब आप उसको खींचते हो तो आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा सहारा देना है, वो पानी के अंदर आ जाएगी। जैसे दोस्तों पानी की जो सतह है उससे ऊपर लेंगे तब आपको उस पानी का वजन लगने लगेगा, यानी वेट लगने लगेगा। तो वही कारण यहाँ पर है दोस्तों, इसमें घर्षण बहुत ही कम होने के कारण ऊर्जा की जो लागत है वो बहुत कम आती है। इसलिए दोस्तों जल परिवहन बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ साधन या परिवहन संसाधन माना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जो कि यहाँ पर है जल परिवहन से संबंधित, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पूछा गया जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये 2 प्रकार के जो भाग है उसमें इसको
हम बांट सकते हैं। अब दो कौन कौन से दोस्तों, आपका नंबर 1 पे आएगा समुद्री जल मार्ग और नंबर 2 पे आएगा दोस्तों यहाँ पर आंतरिक जल मार्ग। इससे संबंधित दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप नोटबुक लेकर उसमें दोस्तों नोट बनाइए, ताकि दोस्तों अगर नोट करेंगे आप तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो दोस्तों आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे हम समुद्री जल मार्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इससे संबंधित दोस्तों आपको पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये कब संभव है दोस्तों, जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी संभव होगा। उसके बाद में दोस्तों समुद्री मार्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में जो की पॉइंट है उनको नोट करते जाएंगे। एटलस में दोस्तों इन मार्गों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको अगर नोट करते गए तो आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा, और रिवीजन अच्छे से होगा तो दोस्तों आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर कभी भी कोई भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के लाभ क्या है दोस्तों, एक तो सभी दिशाओं में, यानी दोस्तों इसको आप 180 डिग्री ही नहीं बल्कि 360 डिग्री यहाँ पर घुमा सकते हो, इन जहाज़ों को घुमा सकते हो, यानी दोस्तों इन जहाज़ों को मोड़ सकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन मार्गों के निर्माण में कोई भी रख रखाव, इनका कोई लागत इस तरह की नहीं होती है। जमीन और हवा परिवहन से सस्ता होता है। भारी माल का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों सबसे सस्ता और सुंदर टिकाऊ मैंने आपको बताया था, ये है आपका समुद्री मार्ग, इसको माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों जल्द खराब होने वाली या फिर नष्ट होने वाली जो वस्तु होती है उनके लिए वातानुकूलित सुविधा से युक्त अगर अवश्य हो तो इसमें भी हो सकता है, यानी दोस्तों इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इससे दोस्तों क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम लेंगे कि सागरों में किस तरह से इन जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता है। अब है दोस्तों प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन से। अब है दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये मार्ग विकसित देशों के बीच मौजूद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो जो कि दोस्तों उत्तरी पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये दोस्तों अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। ये दोस्तों यूरोप का जो पश्चिम भाग है इसको जोड़ता है और उत्तर पूर्वी अमेरिका को जोड़ता है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो ये यूरोप वाला भाग है और ये है दोस्तों आपका अमेरिका वाला भाग, इसको जोड़ता है। और उसके बाद में दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है, ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उसके बाद में दोस्तों क्योंकि विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी से होता है, इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अब दोस्तों इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आज के बाद में गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में हम देख लेते हैं भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। अब दोस्तों ये कौन सा मार्ग है, इसके बारे में भी कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर है दोस्तों किसी भी अन्य जल मार्ग की तुलना में अधिक देशों और अधिक लोगों को सेवाएं देने वाला ये है दोस्तों आपका भूमध्य सागरीय महासागरीय समुद्री मार्ग। उसके बाद में दोस्तों ये मार्ग है पश्चिमी यूरोपीय देशों से पश्चिमी अफ्रीका के जो महत्वपूर्ण देश है उनसे, और साथ ही दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी यहाँ पर जोड़ता है। दोस्तों इससे संबंधित ये
थी महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दोस्तों सवेज नहर खुल जाने के बाद इन देशों के बीच 6400 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा मिस्र के पास में ये लाल सागर है और यहाँ पर दोस्तों सवेज नहर बनी और सवेज नहर बनने के बाद में दोस्तों ये जो दूरी है यहाँ पर कितनी कम हो गई दोस्तों। पहले तो ये अफ्रीका के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा के आना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब ये चक्कर इधर से नहीं बल्कि भूमध्य सागर में यहाँ पर प्रवेश करो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ सवेज नहर आएगी, सवेज नहर के बाद में यहाँ पर आएगा लाल सागर, लाल सागर के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर ये हिंद महासागर में होते हुए आप आराम से अपना कम समय में, और ये दूरी भी दोस्तों 6400 कम हो जाती है, इसलिए टाइम तो कम लगेगा। और उसके बाद में दोस्तों इसके कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण पतन है, जो कि दोस्तों पोर्ट सईद पोर्ट और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अदन पोर्ट, मुंबई और कोलंबो पोर्ट महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये थी दोस्तों इन पोर्टों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें जानकारी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में, तो ये दोस्तों आपका कौन सा जल मार्ग है और जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उत्तमाशा अंतरीय समुद्री जो मार्ग है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये मार्ग पश्चिमी यूरोप के जो देश है यानी पश्चिमी यूरोपीय देश है दोस्तों, उनको पश्चिमी अफ्रीकी देशों से, और ये जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है उनको भी किससे जोड़ता है दोस्तों, ये जोड़ता है दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील और अर्जेंटीना से जोड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आप ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसमें जो देख रहे हो यहाँ पर है दोस्तों आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में दोस्तों यहाँ पर रहेगा नीचे इस साइड में अर्जेंटीना। तो इससे भी दोस्तों ये है वो कनेक्टिविटी बनाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके द्वारा यातायात कम किया जाता है। ये जो दोस्तों जल मार्ग है इसके द्वारा यातायात कम किया जाता है। तो ये दोस्तों इस जल मार्ग यानी अंतरी जो समुद्री जल मार्ग है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों आपका उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये दोस्तों प्रशांत महासागर है और इसी से संबंधित दोस्तों हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, यानी दोस्तों उत्तरी अमेरिका ये रह गया आपका कनाडा, और कनाडा के बाद में ये है उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, यानी पश्चिम दिशा वाला जो ये वाला तट है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी तट कहेंगे। और इस पश्चिमी तट के देशों से एशिया के पतन नगरों से जोड़ता है। अब दोस्तों ये एशिया के प्रमुख पतन नगर है, इससे जोड़ता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अमेरिका इस साइड में, एशिया इस साइड में, ऐसे कैसे जोड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको पता है पृथ्वी गोल है, और गोल में दोस्तों जब देखेंगे तो ये वाला भाग है अमेरिका वाला, ये इधर दोस्तों एशिया से कनेक्ट हो जाएगा गोल होने के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो वापस ये वाला जो भाग है वो इस साइड में यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस साइड में। तो इसलिए दोस्तों इसका कनेक्टिविटी है वो एशिया के साथ में इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से बताया है, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। उसके बाद में दोस्तों इसके प्रमुख पतन नगर कौन कौन से, एक तो है दोस्तों वैंकूवर। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित ये जो पोर्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपका वैंकूवर है, उसके बाद में दोस्तों सिएटल और पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे योकोहामा, और उसके बाद में दोस्तों कोबो, संगाई, सिंगापुर, हांगकांग और मनीला, ये दोस्तों महत्वपूर्ण
है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछा जाएगा तब भी आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों है दोस्तों महत्वपूर्ण, वो आप जब इन मार्गों का कभी इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों उसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में। ये जो दोस्तों समुद्री मार्ग है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे ये मार्ग पश्चिमी यूरोप यानी यूरोप का पश्चिम वाला जो भाग है वहाँ से और उत्तरी अमेरिका को किससे कनेक्ट करता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में फैले द्वीपीय जो देशों है या फिर द्वीप के जो महत्वपूर्ण द्वीप है वहाँ तक दोस्तों ये फैला हुआ है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका होनोलुल, ये दोस्तों होनोलुल इस पर स्थित प्रमुख एक पतन है, यानी दोस्तों इस पर एक प्रमुख ये पतन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आंतरिक जल मार्ग के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आंतरिक जल मार्ग से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, अगर किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन बने तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और ये दोस्तों तभी संभव है जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है मेहनत तो रंग लाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देख लेते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर उसके बाद में दोस्तों अब हम देख लेते हैं आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग का मतलब है दोस्तों ये जो देश के अंदर ही जितनी भी झीलें हैं, नदियां हैं, उनके अंदर दोस्तों जो जलमार्ग होते हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। इसमें दोस्तों आंतरिक जलमार्गों में हम देख लेते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण जो नदियां होती है दोस्तों इस प्रकार की, जिसमें नदियां भी हो सकती है और झीलें भी हो सकती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों नाव, ये जो नाव है वो चलाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ऐसी ही नदियां तथा झीलों का प्रयोग आंतरिक जलमार्गों के रूप में किया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इन मार्गों से कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी, धात्विक अयस्क जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे संबंधित है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरी जगह पर या दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। खासकर उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है जो अन्य कोई संसाधन न पहुंच पाए, यानी दोस्तों अगर कोई भी अन्य संसाधन नहीं पहुंच पाता है वहां तक तो इस के माध्यम से वो पहुंचा दिया जाता है। तो ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये जो जल मार्ग से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख वाणिज्यिक आंतरिक जो जलमार्ग है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये जो धात्विक है जिसमें दोस्तों ये खनिज वगैरह है वो और लकड़ी, कोयला, ये भी दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम डेन्यूब जलमार्ग के बारे में। डेन्यूब नदी दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। ये यूरोप की प्रमुख नदी है। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी जो सामान होता है उसका निर्यात किया जाता है। राइन जलमार्ग के बारे में देखेंगे दोस्तों। राइन जलमार्ग है नीदरलैंड में दोस्तों रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसिन तक दोस्तों 700 किलोमीटर लंबा ये है दोस्तों जल मार्ग, जिसमें नाव है वो चलाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप मैप के अंदर दोस्तों इनको नोट कर सकते हैं अपनी एटलस में, ताकि आने वाले समय में राइन नदी के बारे में या डेन्यूब नदी का जो जलमार्ग है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। रूर नदी पूर्व में आकर राइन नदी में मिल जाती है।
ये दोस्तों कोयला क्षेत्र से गुजरने के कारण ये विनिर्माण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये जल मार्ग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है। ये जल मार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। तो इससे संबंधित दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण जल मार्ग है उनको नोट भी करते रहिए। लिख दो। ओके, तो उसके बाद में दोस्तों अब देखेंगे हम वोल्गा जल मार्ग के बारे में। वोल्गा जल मार्ग के बारे में दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये जितने भी जल मार्ग है इससे संबंधित आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वोल्गा जलमार्ग के बारे में। ये रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर रूस देखने को मिलेगा और रूस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? ये दोस्तों वोल्गा जलमार्ग। और ये दोस्तों 11,200 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जिसमें दोस्तों 11,200 किलोमीटर तक नाव है वो चलाई जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं हम कि उत्तरी अमेरिका की वृत्त झीलें, जिसमें दोस्तों सू नहर और वेलेंड नहर व इरी नहर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। उसके बाद में दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी वृत्त झीलों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण जल मार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर डुलूथ व बफेलो स्थित है। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था डुलूथ शहर के बारे में। ये डुलूथ किसके लिए प्रसिद्ध है और बफेलो किसके लिए प्रसिद्ध है, दो महत्वपूर्ण जो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो डुलूथ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो था उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डुलूथ के बारे में बताया था कि यहाँ पर क्या चीज़ है वो ज़्यादा फेमस है। उसके बारे में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कुछ याद भी कर रहे हैं और पुराने लेक्चर है, पुराने जो वीडियो है उनको देख के अपना एग्जाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको नोट कर रहे होंगे, तब दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता पाएंगे। और अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मिसिसिपी जल मार्ग के बारे में। मिसिसिपी दोस्तों ओहियो जल मार्ग यूएसए के आंतरिक भागों में मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। यानी दोस्तों ये जो मेक्सिको की खाड़ी है उसको ये जो यूएसए का आंतरिक वाला भाग है उससे जोड़ता है। अब दोस्तों ये तो थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय अवश्य देते रहिए, ताकि मैं दोस्तों आने वाले समय में इन वीडियो में और क्या क्या सुधार करना है या फिर दोस्तों क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो दोस्तों आप बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। तो आपके विचारों का दोस्तों मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप कमेंट कीजिए ताकि मैं पढ़कर उसमें और अधिक सुधार या कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।